जय हिंद दोस्तों, आज हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज ये हम जानेंगे कि भारत की कौन सी ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं और कौन सी ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि एस्चुरी किसे कहते हैं। क्लियर है? तो सागर तट पर स्थित, क्लियर है, सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह भाग जहाँ पर नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एस्चुरी कहते हैं। क्लियर है? तो वो कौन कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं? 3 नदियां आपको याद रखना है। कौन कौन सी नदी है? पहला ताप्ती नदी, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा है माही नदी। क्लियर है? तो ये तीनों नदियां क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, मतलब किसी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आप भारत का मैप देख रहे हैं, क्लियर है? तो ये देख रहे हैं ताप्ती नदी है, यहीं से आपका कौन सी नदी? नर्मदा नदी भी निकलती है और माही नदी। तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं? खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में अपने जल को गिरा दें, यानी किसी प्रकार की डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। क्लियर है? और डेल्टा की बात करते हैं, नदी, क्लियर है, जहां महासागर से मिलते हैं, नदी जहां महासागर से मिलते हैं। तो ये नदियां महासागर में मिलने से पहले अपने साथ क्या क्या लेके चलती हैं? कंकड़, बालू, मिट्टी। ये सभी नदियां कंकड़, बालू, मिट्टी आदि को लेकर जब समुद्र के तट पर पहुंचती हैं तो इन कंकड़, बालू, मिट्टी के कारण ये नदियां क्या होती है? कई दिशाओं में बढ़ जाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, माही नदी देख रहे हैं, ये कंकड़, बालू, मिट्टी के साथ है तो कई दिशाओं में बढ़ गई, अर्थात त्रिभुज के आकार का बन गई। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? और जो नदियां, ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा जो होता है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र होता है, यानी कहने का तात्पर्य ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। क्लियर? यहाँ पर खेती बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती है और अच्छा अनाज उगाया जा सकता है। समझ में आइए? तो अब दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अपवाह क्षेत्र किससे कहते हैं। क्लियर है? अपवाह क्षेत्र मतलब क्या होता है? जैसे ये एक मुख्य नदी है, क्लियर है, अब इस मुख्य नदी में कई सारी सहायक नदियाँ, मतलब कई छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है। तो इस मुख्य नदी में जब कई छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं तो इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अपवाह क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। समझ में आइए? तो इतना आपको समझ में आया। एक चीज आपको याद रखना है, नदियां जो होता है, यानी नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो होता है हिमालयी अपवाह तंत्र होता है, दूसरा होता है कौन सा? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में हमारी कौन कौन सी नदियाँ आती हैं दोस्तों? बताइए कौन कौन सी नदी आती हैं? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और कौन सी नदी तंत्र बताइए? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। क्लियर है? ये तीनों नदियां क्या होती हैं? किस क्षेत्र में आती हैं? हिमालयी अपवाह तंत्र के क्षेत्र में आते हैं। समझ में आया? और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं? बताइए कौन कौन सी आती हैं? ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी बताइए? सारी दक्षिण भारत की नदियाँ। इतना मैं पूछता हूँ लेकिन तब भी नहीं बताए। तो दक्षिण भारत की सभी नदियां क्या होती हैं? किस क्षेत्र में आ जाती हैं? हिमालयी और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के क्षेत्र में आ जाती है। इतना समझ में आया? तो आज हमारा जो चर्चा है वो किस पे है? सिंधु नदी तंत्र पे है। धैर्य बनाए रखिए, सब समझ में आएगा। तो सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, क्या है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तो इसी ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये नदी बहते हुए भारत के देमचोक, यानी भारत के लद्दाख के पास देमचोक है, क्लियर है, वहाँ भारत में प्रवेश करती है और लेह शहर से होते हुए क्या होती है? गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए ये पाकिस्तान में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? तो सिंधु नदी अरब सागर में अपने जल को गिराने से पहले इसमें 5 प्रकार की नदियाँ, यानी 5 नदियाँ आकर मिलती हैं। कौन कौन से? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन 5 नदियों में, क्लियर है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए? चेनाब नदी है। समझ में? तो चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के बारा लारा दर्रे से होता है। क्लियर है?
समझ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बारालारा दर्रे से किसका निगम होता है, चेनाब नदी का उद्गम होता है। और ये नदी बहते हुए क्या करती है, बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चेनाब नदी में पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। समझ में आया। तो सिंधु नदी में मिल गई और यही चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न ये है कि चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किन नामों से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को किन नामों से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि चंद्रा और भागा, कौन कौन सी, चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से, यानी चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से किसका होता है उद्गम, किसका निर्माण हुआ, चेनाब नदी का निर्माण हुआ। क्लियर है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से पुकारते हैं। समझ में आइए। अब हमारा अगला चर्चा जो होता है, एक चीज ध्यान, सिंधु नदी जो होता है 3 देशों से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से, चीन, भारत और पाकिस्तान। समझ में आया, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होता चाहिए। अब इसके बाद हम जानेंगे किस नदी के बारे में, झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी का उद्गम जो होता है कश्मीर के बेरी नाग से होता है। क्लियर है। और ये नदी कश्मीर के बेरी नाग से होता है और ये नदी क्या होता है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच, क्लियर है, भारत और पाकिस्तान के सीमा के बीच 170 किलोमीटर की दूरी बनाते हुए कहाँ, यानी चेनाब नदी में क्या होता है, पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में जाकर मिल जाते हैं। समझ आइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा अगली नदी जो है हम बात करेंगे किसकी नदी की है, रावी नदी की। रावी नदी का उद्गम जो होता है हिमाचल प्रदेश के कहाँ से होता है, कहाँ से होता है बताइए, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। तो ये नदी जो होता है बहते हुए हिमाचल प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करके कहाँ, चेनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं। समझ में आइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद एक और नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, कौन सा, ब्यास नदी का। क्लियर है, ब्यास नदी का उद्गम होता है और इस ब्यास नदी बहते हुए अपने जल को कहाँ, सतलज नदी में, जो पंजाब के हरिके में, क्लियर है, सतलज नदी में अपने जल को क्या करती है, मिला देते हैं। क्लियर है। इसी हरिके से, क्लियर है, देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर निकाली गई है। क्लियर है। तो प्रश्न अगर बने देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। समझ में आइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम सतलज नदी की। सतलज नदी का उद्गम जो होता है कहाँ हुआ है, मानसरोवर झील से हुआ। कहाँ हुआ है, मानसरोवर झील के, कौन से, राकसताल झील के पास से, मानसरोवर झील के करीब राकसताल झील के से हुआ है। तो ये नदी क्या हो, सतलज नदी क्या होता है, राकसताल झील से निकलती है, भारत में इंटर करती है और भारत से होते हुए, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जाके पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी से मिल जाती है। समझ में आइए। और एक पॉइंट ये याद रहिएगा कि सतलज नदी और सिंधु नदी, क्लियर है, सतलज नदी और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, भारत में नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है ये, कहाँ, मानसरोवर झील कहाँ है भैया बताइए, चीन में है। क्लियर, तिब्बत जो कि आज के समय में चीन कंट्रोल में है। क्लियर है, तो चीन में है। तो दो नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, चीन से होता है। कौन कौन सी वो नदी है, सिंधु नदी और कौन सी बताइए, कौन सी, सतलज नदी। समझ में आई है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न हुआ। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि वह कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ और उसका अंत भी भारत में हो गया। कौन सी नदी है, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी देख रहे हैं, रोहतांग दर्रे और पंजाब के हरिके में क्या हुआ, ये मिल गई, किससे, सतलज नदी से। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। एक प्रश्न हमेशा याद रखना है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इन 6 नदियों के बीच, कौन कौन सी 6 नदी है, सिंधु नदी,
झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। इन 6 नदियों को लेकर एक विवाद मतलब समझौता हुआ था 1960 में। वो समझौता कौन हुआ था कि कौन सी, यानी सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों पर किसका अधिकार होगा, किसका अधिकार होगा, पाकिस्तान का। समझ रहे हैं। और साथ में कौन कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों पर किसका अधिकार होगा, भारत का। क्लियर है। तो इस तरीके से ये नदी समझौता 1960 में हुआ था। क्लियर है। तो हमने आज किसके बारे में जाना, भारत की नदियों के सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना, और कल हम जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो होगा धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और जल्द ही भारत की नदियों को ख़त्म करके हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।